गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर कॉलेज से आज मैं आपको होम साइंस बीए फाइनल ईयर में फर्स्ट पेपर पढ़ा रही हूँ वस्त्र विज्ञान। तो वस्त्र विज्ञान में जो आज हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है वो है जानक रेशे एवं रेशों के बारे में। पिछली वीडियो में मैं आपको बता रही थी, पिछली वीडियो में जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो था वनस्पतिक रेशों के बारे में। मैंने आपको बताया था, जैसे कपास हुआ, लिनन हुआ, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। जो रेशे हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं वो होते हैं वनस्पतिक रेशे, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। आज हम पढ़ेंगे जानक रेशे, यानी कि जो वो रेशे जो हमें जानवरों से, प्राणियों से प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले आज हम इसमें पढ़ते हैं रेशम के बारे में। सिल्क की प्राप्ति हमें कैसे होती है, इसका उत्पादन किस प्रकार होता है। तो चीन का रेशम का जन्मदाता माना जाता है। जो चीन है उसको रेशम का जन्मदाता माना जाता है। कहा जाता है कि चीन में इसका प्रयोग 2500 साल पहले से किया जाता है। एक दंत कथा के अनुसार एक सुंदर चीनी राजकुमारी सीलिंग ची ने बगीचे में टहलते समय जो शहतूत के बीज पर लटके एक कोकीन को चाय के कप में डाल दिया। जब कोकीन को चाय के प्याले से बाहर निकाला गया तो राजकुमारी को पता चला कि कोकीन के ऊपर कोमल, चमकदार तथा अविरल धागा लिपटा है। इस धागे से राजकुमारी ने राजा के पहनने के लिए चोगा तैयार कराया। इस प्रकार चीन रेशम का जन्मदाता माना जाता है। भारत में भी सन 606 से 648 ईस्वी में राजा हर्ष के समय में भी पहले गुजरात की नवविवाहित स्त्रियां रेशमी वस्त्र पहना करती थीं, जिसे पटोलू कहते थे। यह सुंदर एवं रंगीन रेशमी साड़ी होती थी। इसकी बुनाई इस प्रकार की जाती थी कि इसकी जो ऊपरी तथा भीतरी सतह है ये एक समान हुआ करती थी। गुजरात में यह गृह उद्योग 2000 साल पहले से ही चला आ रहा था, किंतु इसके बुनने आदि में अत्यधिक समय एवं धन खर्च होता था। यह सर्वसाधारण के लिए अत्यंत महंगा पड़ता था। इसके स्थान पर दूसरे सस्ते कपड़े का प्रचलन बढ़ गया। पीतांबर इसी प्रकार का दूसरा वस्त्र है जो कि शुद्ध रेशम का बनाया जाता था। साधारण यह हल्का गुलाबी या सूर्यमुखी के रंग यानी पीला से रंग का होता था। हिंदू लोग इस वस्त्र को त्योहारों, पूजा और भोजन करते समय पहना करते थे। रेशम के उद्योग को राजघरानों से अत्यधिक संरक्षण प्राप्त हुआ। भारत में जम्मू कश्मीर, मैसूर व कर्नाटक रेशम उत्पादन के लिए मशहूर है। दरअसल रेशम का उत्पादन जो होता है वो बंगाल एवं बिहार में होता है। असम का मूंगा रेशम अपनी उत्कृष्टता एवं सुनहरे पीले रंग के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसे कढ़ाई के लिए उपयुक्त माना जाता है। एरी रेशम जो होता है इसका उत्पादन भी असम में ही होता है। बनारस, कर्नाटक, हैदराबाद, उड़ीसा में रेशम निर्माण कार्य भी होता है, इन शहरों में भी। बाकी अब ये बताते हैं कि रेशम का उत्पादन किस प्रकार होता है। तो जो रेशम का रेशा इस प्रकार तैयार नहीं किया जा सकता जिस प्रकार कपास, ऊन या सन यानी लिनन के रेशे तैयार किए जाते हैं। रेशम विशेष प्रकार के कीड़ों के मुंह के पास, एक जो कीड़ा होता है रेशम का विशेष प्रकार का, उसके मुंह के पास 2 छेद होते हैं। उन छेदों से निकलने वाला एक तरल पदार्थ होता है लार की तरह, उससे तैयार होता है। रेशम का रेशा तैयार करने से पहले सेरीकल्चर प्रक्रिया करनी पड़ती है और रेशम का रेशा प्राप्त करने से पहले यह प्रक्रिया कई श्रेणियों में से होकर निकलती है। कई विधियां अपनानी पड़ती है, तब जाकर एक रेशम का तंतु तैयार होता है। रेशम के कीड़े शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। जो रेशम के कीड़े होते हैं वो रहते हैं शहतूत के पेड़ पर। वह इसकी जो पत्तियों को खाकर, शहतूत के पेड़ की जो पत्तियां होती हैं ये कीड़े उन्हीं को खाकर जीते हैं
और फिर रेशम का उत्पादन करते हैं। इस कीड़े को बॉम्बैक्स मोरी कहते हैं। जो रेशम का कीड़ा होता है इसका नाम होता है बॉम्बैक्स मोरी। रेशम उत्पादन के लिए शहतूत की खेती पर विशेष ध्यान दिया जाता है। पहले इसका शहतूत के पेड़ उगाए जाते हैं, उस पर पाला जाता है फिर ये कीड़ा बॉम्बैक्स मोरी। अच्छी प्रकार से इन पेड़ों की देखभाल की जाती है। तो सबसे पहले हम जो पॉइंट है वह शहतूत के वृक्षों की खेती, मतलब इसे बताया जाए कि इसकी खेती क्या होती है। तो रेशम के जो कीड़े हैं वो शहतूत के वृक्षों की पत्तियों पर रहते हैं। जो शहतूत का पेड़ होता है उसकी पत्तियों पर ये कीड़े पाए जाते हैं। और रेशम के कीड़े पालने के लिए जरूरी है कि शहतूत के वृक्षों को लगाया जाए, क्योंकि ये कीड़े सिर्फ और सिर्फ शहतूत के वृक्षों पर ही पलते हैं। फिर सेकंड पॉइंट है कि रेशम के कीड़े पालना। रेशम के कीड़े किस प्रकार पाले जाते हैं, तो किसान और गृह उद्योग में रुचि रखने वाले व्यक्ति शहतूत के वृक्षों को लगाते हैं तथा रेशम के कीड़े पालते हैं। रेशम के कीड़ों की जो आयु होती है वो केवल 2 मास की होती है। तो इनमें इतने अल्प जीवन में ही वे 4 अवस्थाओं से गुजरते हैं। जो 2 महीने की इनकी आयु होती है, तो ये जो रेशम के कीड़े होते हैं ये सिर्फ 2 महीने तक जीवित रहते हैं। इतने से ही जीवन में इनको 4 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। पहले बनते हैं ये अंडा होता है, फिर अंडे से बनता है ये लार्वा, फिर आता है प्यूपा और फिर उससे बनता है ये कीड़ा। प्रत्येक अंडे में से लार्वा निकलता है। यह बहुत तेजी से शहतूत के पत्ते को खाता है और ये बढ़कर 3.5 इंच लंबा बन जाता है। जब कीड़े अंडों से बाहर निकलते हैं तब उन्हें 10 दिन तक सुंदर सी कटी हुई शहतूत की पत्तियों का भोजन दिया जाता है। इस अवसर पर कीड़े की विशेष रूप से देखभाल करने की बहुत आवश्यकता होती है। कीड़ा 5 अवस्थाओं से गुजरता है तथा प्रत्येक अवस्था के अंत में वह अपनी त्वचा को त्याग देता है। जैसे 5 अवस्थाएं होती हैं, तो हर एक पहली अवस्था से निकला तो उसने अपनी त्वचा को उतार देता है, झिल्ली को। दूसरी अवस्था से गुजरा तो उसने अपनी दूसरी झिल्ली को उतार देता है तथा और अधिक ये बड़ा हो जैसे जैसे इसकी अवस्थाएं निकलती जाती हैं, पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, और ये अपनी त्वचा को उतारता जाता है। जैसे जैसे ये त्वचा को उतारता जाता है वैसे वैसे ये बड़ा होता जाता है। जैसे वो चौथी अवस्था के अंत में पहुंचता है तो जो कीड़ा होता है वो गोल आकार रूप ले लेता है, गोल हो जाता है चौथी अवस्था में। तथा ये 8 की जैसा 8 बनता है, 8 इस आकृति में ये पेड़ की पत्तियों पर घूमने लगता है तथा इसी स्थिति में उसके मुंह के पास दो छेद होते हैं, वहाँ से लसदार पदार्थ मिलता है जो कोकीन का निर्माण करता है। यह श्राप ये जो लार होती है ये गोंद के समान चिकनी होती है, जो वातावरणीय प्रभाव से सूख जाने के बाद धागे का रूप ले लेती है। इसे कीड़ा जल्दी से अपने चारों ओर लपेटता जाता है और 24 घंटों में ही कीड़ा इतना अधिक रेशा अपने चारों ओर लपेट लेता है कि वह खुद उसी में छिप जाता है, वो दिखाई नहीं देता। जब कोकून बनने का कार्य पूरा हो जाता है, कोकून बनने का कार्य क्या होता है, जब कीड़ा अपने ऊपर उस लार को रेशम को लपेटता है, तो जब ये कार्य पूरा हो जाता तब कीड़ा 10 से 15 दिन तक इन्हें अपने पास रखे रहता है तथा वह प्यूपा में परिवर्तित हो जाता, जो कि उसके जीवन की तीसरी अवस्था होती है। फिर जो है थर्ड पॉइंट है कोकूनों की छटाई। तो प्राप्त कोकूनों को उनके रंग, आकृति, आकार एवं रचना के अनुसार छाटा जाता है, क्योंकि ये सब बातें रेशम की किस्म को प्रभावित करती हैं। इस अवस्था में कोकून को इकट्ठा कर लिया जाता और इन कोकून से ऐसे कोकून अलग कर दिए जाते जो रेशा बनाने के लिए उपयोगी होते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए कीड़े को प्यूपा स्थिति में ही मार डालते हैं। जब वो अपने ऊपर रेशम लपेटे रहता है तो फिर उसको उतारने के लिए कीड़े को उसी अवस्था में मार डालते और कीड़ा कोकून में से निकल
रेशम के रेशे को ऐसे असमान धागे में तोड़ डालेगा जिनका उपयोग करना संभव नहीं होगा। कुछ कीड़ों में से इसलिए रेशम नहीं निकाला जाता कि वे बड़े होकर अंडे दें। कीड़े से कागज पर अंडे दिलाए जाते हैं, फिर अंडों को 6 हफ्ते तक शीत संग्रहालय में रखा जाता है, ठंडी जगह में। अंडों को कागज सहित गर्म पानी में फिर धोया जाता है और अंडों के सेने में 10 दिन का समय लगता है। अंडों के निर्गमन का काल संतोषजनक हो, इसके लिए सम तापमान, पर्याप्त प्रकाश, धूप तथा नमी का प्रभाव होना बहुत आवश्यक होता है। फिर हो गया ये कोकिनों की छटाई। फिर है नेक्स्ट पॉइंट है शुद्धिकरण इसका। तो इन कोकिनों से वस्त्र बनाने के लिए उन्हें उबलते हुए साबुन के घुले पानी में डालते हैं या फिर इनको भाप द्वारा, गर्म हवा द्वारा सेका जाता है, जिससे इनके अंदर के कीड़े नष्ट हो जाएं और रेशा एवं रेशा जिस गोंद जैसे पदार्थ से ढका हुआ है वह नर्म हो जाए। इस क्रिया से रेशे में चमक और सफ़ेदी आ जाती है। फिर है ब्रश करना। तो इसके बाद कोकून को यंत्र की मशीनों की सहायता से ब्रश किया जाता है, जिससे ऊपरी जो इसकी परत होती है चिपचिपा सा पदार्थ, ये सारा हट जाए। जो लच्छियाँ मतलब रेशे की लच्छियाँ होती हैं, इनको बनाने के लिए ये अनुपयुक्त होता है। इस प्रक्रिया से रेशम निकालने वाले कोकून में रेशम के रेशे का शिरा मिल जाता है और 3 से 8 तक कोकून के रेशम के धागे को एक साथ लपेटा जाता है। इस प्रकार मिश्रित सूत एक दूसरे पर चढ़ाते हुए लिपटते जाते हैं। इस अवस्था से सूत में वास्तव में कोई ऐंठन नहीं पड़ती, लेकिन इस प्रक्रिया से धागे चिकने तथा जमे हुए निकलते हैं। लपेटते समय जैसे ही सूत टूट जाता है तो मिश्रित सूत में फिर से नए धागे का सिरा जोड़ दिया जाता है। यह सूत लच्छी की शक्ल में आ जाता है। जब तक यह सूत लच्छी तक पहुंचता है तब तक या तो वह खुद स्वाभाविक रूप में ही सूख जाता है अपने आप, या फिर उसे कृत्रिम साधनों द्वारा सुखाया जाता है। जब सूत लच्छी का रूप धारण कर लेता है तो वह इस स्थिति में होता है कि उसे बुनाई के लिए बुनकरों को दिया जा सके। ऐसे कोकून से निकलते हुए सूत में लगभग 30 या 35% गोंद रहता है, जो कि पानी में डालने से निकलता है। फिर है सिल्क धागे का निर्माण। तो सिल्क की कताई विशिष्ट विशेषज्ञ कारीगरों के द्वारा ही होती है। रेशम की गांठों को खोलकर फिर एक बार इन्हें रेशों के आकार, आकृति, रंग, लंबाई, मात्रा, बनावट के अनुसार बांधा जाता है। कारीगर अपनी निपुण उंगलियों द्वारा उनको स्पर्श से ही हर लच्छी की किस्म को पहचान लेते हैं। फिर गोंद छुड़ाना इनकी। तो छटाई के बाद लच्छियों को साबुन वाले गर्म पानी में रखा जाता है। इस प्रक्रिया से उनका रेशम थोड़ा नर्म ढीला पड़ जाता है और धागे को संभालना आसान हो जाता है। इन लच्छियों को जब उनका जलांश सूख जाता है तब फ्रेम पर चढ़ाकर इनके छोर बॉबिन पर लपेट दिए जाते हैं। इस समय धागे को बॉबिन पर लपेटने की क्रिया शुरू हो जाती है। इसी समय धागे पर ऐंठन भी दी जाती है और धागे की मोटाई में समानता लाने के लिए इन्हें रोलरों के बीच में निकाला जाता है। यह सब करने के बाद भी इनकी एक बार और परीक्षा की जाती है और जो बेकार धागे होते हैं इनको हटा दिया जाता है। कई प्रक्रियाओं के बाद ही धागा बुनाई के लिए तैयार होता है। फिर है इनका विरंजन। ऊन के समान रेशम में भी रंग के प्रति अत्यधिक सादृश्यता होती है, विशेषकर अम्लीय रंगों के प्रति, जो कि रेशम में चमक उत्पन्न करते हैं। धूप में और धोने पर भी यह रंग पक्का रहता है। फिर इसकी रंगाई। तो ऊन के समान रेशम में भी रंग के प्रति अत्यधिक सादृश्यता होती है, विशेषकर अम्लीय रंगों के प्रति रेशम में चमक उत्पन्न हो जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट छपाई। तो रेशम के वस्त्रों की रोलर, ब्लॉक या स्क्रीन विधियों द्वारा छपाई भी की जा सकती है या उसको
में भी रखा जा सकता है। साधारण रेशम को पहले रंगा जाता है, फिर उसकी छपाई की जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसका परिसाकृति, इसकी फिनिशिंग। तो रेशम में प्राकृतिक रूप से इतनी चमक और कोमलता होती है कि उसको परिसज्जा की बहुत ही कम आवश्यकता होती है। यहाँ से चला रहा है रेशम का उत्पादन। फिर इसकी जो लास्ट पॉइंट है वो है रेशम को भारी बनाना है। रेशम को किस प्रकार भारी बनाया जाता है? तो जब रेशम के सूत को बुनाई के लिए तैयार किया जाता है, तब सूत में गोंद हटाने के लिए उसे साबुन के घोल में उबाला जाता है। इस प्रक्रिया से रेशम के मूल भार में 20 से 30% की कमी आ जाती है। तैयार सिल्क के ऐसे वस्त्र जिनमें गोंद हटा देने के बाद किसी अन्य पदार्थ को नहीं लगाया जाता, अतः रेशम के धागे में इन धातुओं को आत्मसात करा के भार की कमी को पूरा किया जाता है। तो ये होगा इसके जानक रेशे का उत्पादन। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि जो रेशे होते हैं रेशम के, ये कितने प्रकार के होते हैं।